अस्सलाम वालेकुम प्यारे से दोस्तों। आपको अपने चैनल स्टोरी बुक पर खुशामदीद कहते हैं। फरजाना की चीख सुनने से पहले अपने बिस्तर पर कसमसाते हुए रिजवाना आज शाम को होने वाले अचानक हादसे के असर में थी। हाँ, आज शाम अम्मा के चालीसवें के बाद जब टेंट वाले तंबू उतारने वाले मजदूर अंदर जनान खाने में आए थे, तब वो छत पर बैठकर अम्मा को याद करने में मसरूफ थी, जब अचानक से सीढ़ियां चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। और इससे पहले कि उन्हें समझ आती, एक चंगा भला जवान लड़का छत पर आया और मुंह ध्यान मुंडेर से बंधे रस्से को खोलने लगा, जबकि रिजवाना की तो जैसे सांसें ही रुक गईं। उस लड़के से पहले भी उनका एक बार टकराव हो चुका था। 2 साल पहले छोटे लाले की शादी पर जब वो पीला सूट पहनकर मेहंदी लगवाने में मसरूफ थी, तब उन्हें ऊपर छत पर शादी वाली रंग बिरंगी मिर्चें यानी लाइटिंग करते उसी लड़के के गर्म नजरों का एहसास हुआ था। बरामदे की शेड पर बैठा वो लड़का बज़ाहिर अपने काम में मसरूफ था, लेकिन वो बड़ी कारीगरी से रिजवाना को ताड़ रहा था। वो अच्छी तरह जानती थी, पीले सूट में रिजवाना का गोरा चिट्टा रंग और भरपूर जवान वजूद यकीनन उस लड़के को दीवाना कर चुका था। और आज वही लड़का फिर से उनके सामने था। अगर कोई उन्हें छत पर देख लेता तो बात का बतंगड़ बन जाता। उसे अपने भाइयों के जोशीले मिजाज का अंदाजा था, लेकिन अब वो भागकर नीचे भी नहीं जा सकती थी। इस तरह तो उल्टा वो मशकूक हो जाती। वो इस परेशानी में थी जब वो लड़का रस्से खोलकर नीचे उछालता वापस घूमा और उसकी नजरें कुछ दूर कोने में खड़ी रिजवाना पर पड़ी। लम्हा भर के लिए उसकी आंखों में हैरत चमकी और अगले ही लम्हे उसकी हैरत भरी आवाज रिजवाना के कानों से टकराई। लड़का, आप? वो चौंकती आवाज में पूछता उसकी तरफ बढ़ा और वो बेइख्तियार उल्टे कदमों पीछे को खिसकी। रिजवाना, तुम आगे क्यों आ रहे हो? जाओ नीचे, रिजवाना ने बौखलाती आवाज में कहा। लड़का, चला जाता हूँ जी, बस 1 मिनट, मेरी बात मान लो, उसने वारफ्तगी भरे लहजे में कहा। रिजवाना, मैं कहती हूँ दफा हो जाओ, वरना मैं रोला पा देना है। रिजवाना ने उसे धमकाना चाहा, लेकिन तब तक वो उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। लड़का, प्लीज 1 मिनट में, आज मैं बड़ी उम्मीद लेकर सिर्फ आपको देखने के लिए आया था। 1 मिनट मेरी बात सुन लो, फिर मैं चला जाऊंगा। वो जिद्दी लहजे में बोलता आगे बढ़ता आ रहा था और वो बौखलाहट से उल्टे कदमों हटती छत के कोने पर बने तंदूर से आ लगी थी। रिजवाना, क्या कहना है? रिजवाना ने झुंझलाते हुए पूछा। लड़का, आप बहुत सोनी हो जी, यकीन करो 2 साल हो गए हैं, मैं आपको भूल नहीं सका, उसने बिल्कुल करीब आते हुए कहा। रिजवाना, बकवास न कर, पीछे हट, रिजवाना ने बौखलाकर उसे परे धकेलना चाहा। लड़का, चला जाऊंगा, बेफिक्र हो जाओ, मेरा वैसे भी वीज़ा आ गया है, परसों में सऊदीया जा रहा हूँ। यकीन करो, मैं बड़ी आस लेकर जाने से पहले सिर्फ आपको देखने आया था और आपसे मुलाकात हो गई। उसने रिजवाना की तरफ बढ़े हुए हाथ को अचानक से पकड़ते हुए कहा और उन्हें यूं लगा जैसे पूरे बदन में जलजला आ गया हो। उस लड़के की हिम्मत और दिलेरी ने रिजवाना को तड़पा कर रख दिया था। रिजवाना, तू पागल है, मेरा हाथ छोड़, रिजवाना ने टूटती आवाज में फरियाद की। लड़का, बस एक जप्पी, फिर चला जाऊंगा, उसने अचानक से रिजवाना को अपनी तरफ खींचा और वो उसके मजबूत हसार में चलती चली गई। उफ, उसके हसार की गिरफ्त रिजवाना को अपना आप पिघलता महसूस हुआ। अगले ही लम्हे उस लड़के ने जोर से भींचा और रिजवाना बेसाख्ता सिबक उठी। उससे पहले कि वो मजीद बहकता, नीचे से बुलंद आवाज सुनाई दी। मजदूर, ओए अरशद, कित्थे मर गया है तू? ये आवाज सुनते ही वो लड़का तेजी से पीछे हटा और आया जी कहता सीढ़ियां उतरता नीचे चला गया, जबकि रिजवाना बेदम होती नीचे बैठती गई। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जान ही निकल गई हो। पूरे वजूद में अजीब सी सनसनाहट के साथ माथे पे आता पसीना वो तंदूरी से टेक लगाए न जाने कितनी देर वहीं बैठी रही। अब उस सारे किस्से को 5 घंटे होने वाले थे, लेकिन अब तक उसके वजूद पर उस हरामी के हाथों का लम्स मौजूद था। उसने अपने 2 मिनट ख्वाहिश की खातिर रिजवाना की पुरसुकून जिंदगी में
भौचाल पैदा कर दिया था। आज पहली बार उसको महसूस हुआ था कि वो अम्मा मरगुमा की गुड़िया नहीं, बल्कि बहुत हसीन लड़की भी है। ऐसी लड़की जिसकी एक झलक के लिए वो दीवाना 2 साल आहें भरता रहा। उसकी हिम्मत दिलेरी, उसका वो जोश और दीवानगी। पहली बार किसी ने उसको लड़की की तरह समझा था। वो खुद तो परसों सऊदी जाने वाला था, लेकिन रिजवाना को जाते जाते खतरनाक रास्ते दिखा गया था। वो इस पल को सोच रही थी जब फरजाना की चीख ने उसका ध्यान तोड़ डाला था, और अब फरजाना की उल्टी शलवार का सोचकर ही उनकी आंखें बेबसी से भर आईं। ये कैसा अजीब सानिया था। अम्मा सारी जिंदगी उन्हें संभालती रहीं, और आज अम्मा का 40वां होते ही दोनों बहनों पे वारदात पड़ गई। अम्मा ने उसे फरजाना का ध्यान रखने की नसीहत की थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी वो इस घरेलू मसले का क्या हल निकाले। मसला सांवल का नहीं, फरजाना का था। सांवल की क्या हिम्मत जो फरजाना की तरफ हाथ बढ़ाए। सांवल को डांटने का कोई फायदा भी नहीं था। उल्टा राज खुलने के बाद फरजाना का शर्म झाका बिल्कुल ही उतर जाता। वो फरजाना की जिद्दी तबीयत से वाकिफ थी। ये मसला गुस्से से नहीं, बल्कि होशमंदी से सुलझाने वाला था। सांवल घर का बच्चा प्लस नौकर, जिसे निकालना इतना आसान नहीं था। सांवल उनके गले में फंसी ऐसी हड्डी थी जिसे न निगला जा सकता था, नहीं उगला जा सकता था। वो किस्मत की सितम जरीफी पर हैरान थी। उसकी तमाम जिंदा भाई तमाम तर दुआओं और दवाओं के बावजूद बे औलाद थे, और बाकी रह गया सांवल, उसके सबसे बड़े मरहूम भाई की औलाद। उसे पहले दिन से ही नौकर समझा गया था। अब उसकी क्या वजूहात थी, इस बारे में उसने काफी कुछ सुन तो रखा था, लेकिन उसे अम्मा से पूछने की कभी हिम्मत न हुई। अम्मा को सांवल और उसकी मरी हुई माँ से शदीद नफरत थी। उनका जिक्र सुनते ही अम्मा का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। कुछ लोग कहते थे कि सांवल की अम्मा के साथ बड़ा जुल्म हुआ था, और ये उसकी बद्दुआ है जो हवेली के सारे मर्द अभी तक बे औलाद हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो नहीं जानती थी। तब वो बमुश्किल 6 या 7 साल की थी जब पता चला कि सांवल की अम्मा नमूनिए से मर गई है। अम्मा के होते इस बारे बात करना या सांवल से नरम लहजे में बोलना सख्ती से मना था, लेकिन अम्मा के मरते ही जैसे सब कुछ बदल गया। वो सांवल जिसे बिलावजह हवेली आने की इजाज़त नहीं थी, अम्मा के मरते ही न सिर्फ हवेली की बड्डी बेटी पर हाथ फेर चुका था, बल्कि आज शाम से वो हवेली का बड्डा नौकर भी बन गया था। वो शुमाइला से क्या शिकवा करती, यहाँ उनकी बहन तक अम्मा की बातें भूल चुकी थी, और अब उसको बड़ी एहतियात से उन दोनों पर नज़र रखनी थी। उसे ये जानना था कि आखिर इन दोनों के दरमियान मामला क्या चल रहा है। वो अपनी सोचों में गुम थी, और दूसरी तरफ डेरे की तरफ जाता सांवल अपनी ही मस्ती में गुम था। रात के सन्नाटे और अंधेरे में वो पगडंडियों पर चलता अभी तक फरजाना पप्पो के साथ गुजरे लम्हों में गुम था। उफ, पिछले चंद घंटों ने उसकी जिंदगी ही बदल दी थी। पहली बार उसे अपने जिंदा होने का एहसास हो रहा था। उसे सब कुछ अच्छी तरह याद था। फरजाना पप्पो ने भरपूर काम के बाद उसे सख्ती से डांटा भी था, लेकिन आज वो डांट भी सांवल को सुकून दे रही थी कि आखिर वो भी जवान हो गया है। सांवल उसी खुशी में झूमता जब डेरे पर पहुंचा तो बेसाख्ता ठटका। डेरे से कुछ फासले पर बने एक कमरे में जलती लाइट देखकर सांवल के जहन में झमाका हुआ। बाबा नवाज। ये कमरा बाबा नवाज का था, जिसके आने की इतला उसे शाम को मिल चुकी थी, और अब याद आते ही सांवल बेताबी से इस कमरे की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो धक्का देकर दरवाज़ा खोलता, एक नस्वानी आवाज़ उसके कानों से टकराई, और सांवल के कदम वहीं जम गए। ओहो, हाय मैं मर गई जैसी नस्वानी आवाज़ सुनते ही सांवल के जहन में झमाका हुआ। बाबा नवाज अपनी साथ दुल्हन भी लाया है। वो भूल चुका था कि अंदर से आती इन आवाज़ों की हकीकत पहले शायद सांवल न समझ पाता, लेकिन आज फरजाना पुप्पो उसे समझा चुकी थी। तो क्या बाबा नवाज अपनी दुल्हन से मिल रहा है? ये सोचकर ही सांवल का तजस्सुस बुरी तरह भड़का। मर्द और औरत क्या करते हैं, ये जानने की ख्वाहिश उसके अंदर पूरी शिद्दत से जाग चुकी थी। सांवल की सारी तवज्जो अंदर से आती आवाज़ों पर थी। वाह मेरा बूढ़ा यार, उफ नवाज जी, आप जवानी में तो अंत मचा देते होंगे। इस आवाज़ में अजीब सा राज छुपा हुआ था। दरवाजे के बंद कवाड़ों के पीछे क्या हो रहा था,
सांवल ये तो जान चुका था, लेकिन कैसे हो रहा था ये जानने के लिए उसे कोई जुगाड़ करना था। इससे पहले कि अंदर वाला शो खत्म हो जाता, उसे तरीका सीखना था। ये सोचते ही सांवल दबे कदमों आगे बढ़ता गया। उस डेरे पर उसकी सारी जिंदगी गुजरी थी। किस कमरे में कहाँ से झांका जा सकता है, वो बखूबी जानता था। चंद ही लम्हों बाद वो डेरे के अकब में मौजूद छप्पर की छत पर पहुंचा और पंजों के बल दबे कदमों चलता वसी रोशनदान के पास पहुंचा और बड़ी एहतियात से कमरे में झांका और बहुत कुछ देखा और सीखा था। वो अभी इन्हीं नशीली उलझनों में था कि वो अपना नाम सुनकर बेसाख्ता चौंका। वो दोनों उसके बारे में ही बात कर रहे थे। शाजिया, चल, तू फिक्र न कर, हो सकता है तेरा सांवल हवेली में रुक गया हो। शाजिया उसे तसल्ली दे रही थी। बाबा नवाज, हो सकता है। तुझे तो सब पता है शाजिया, मैं सांवल से बड़ा प्यार करता हूँ। और याद है मैंने तुझे क्या कहा था? बाबे नवाज ने शाजिया को पास बिठाकर कहा। शाजिया, हाँ, याद है, तूने कहा था कि सांवल तेरे पास अमानत है, किसी बहुत प्यारे की अमानत, और तू उसे अपने पुत्र की तरह समझता है। शाजिया ने आहिस्तगी से जवाब दिया और सांवल की आंखें भर आई। बाबा नवाज उससे इतना प्यार करता होगा, उसे अंदाजा नहीं था। शाजिया, किसी प्यारे की अमानत का क्या मतलब? नवाज, मुझे आज तक समझ नहीं आई। शाजिया की मध्यम आवाज उसके कानों से टकराई और सांवल ने अपनी भीगती आंखों को आस्तीन से साफ करते हुए फिर से कमरे में झांका। बाबा नवाज, छोड़ शाजिया, पुरानी बातों को कुरेदने से क्या फायदा? तू बस यही समझ, वो मेरा पुत्र है और तू बस उसका मां बनकर ख्याल रखेगी। बाबे नवाज ने ठंडी सांस भरते हुए बात समेटनी चाहिए। शाजिया, वो तो ठीक है नवाज, तू ये सब मुझे पहले भी बता चुका है, लेकिन आखिर तू मुझसे अमानत वाली बात छुपा क्यों रहा है? सच सच बता नवाज, कहीं ये तेरा अपना बेटा तो नहीं? शाजिया ने खोजते लहजे में पूछा और सांवल बेसाख्ता चौंका। शाजिया के सवाल ने उसे हिलाकर रख दिया था। बाबा नवाज, चुप, ऐसा सोचना भी नहीं। मैंने तुझे पहले दिन ही बताया था कि तू मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी जनानी है। बस तू इस कहानी को छोड़ और मुझे सोने दे। कल सवेरे सवेरे उठकर मैंने बहुत काम करने हैं। बाबे नवाज ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। शाजिया, तो ठीक है, सो जा, लेकिन याद रख, मैं भूलूंगी नहीं। कल सही परसों सही तुझे इस सवाल का जवाब लाजमी देना होगा नवाज, वरना साफ कह दे तुझे मुझ पर एतमाद नहीं। अगले ही लम्हे शाजिया ने रूहान से लहजे में शिकवा किया और बाबे नवाज को जैसे करंट लगा। शाजिया का भीगा लहजा और शिकवा उसे बेकरार कर गया था। बाबा नवाज, ऐसे मत बोल शाजिया, तू मेरी घरवाली है, लेकिन यहाँ बात एतमाद की नहीं, बल्कि मेरे वादे की है। मैंने सांवल की माँ से वादा किया था कि ये राज मरते दम तक नहीं खोलूंगा। बाबे नवाज ने नरम लहजे में समझाया और शाजिया को अपने साथ लगाकर आंखें मूंद ली। बाबा नवाज मौजू खत्म करके सो चुका था, लेकिन सांवल की नींदें उड़ चुकी थी। बाबा नवाज की बातें आज उसे पहली बार बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गईं। आखिर उसकी जात से ऐसा कौन सा राज जुड़ा था? आखिर बाबा नवाज ने उसकी अम्मा को कौन सा वादा दिया था? अब शाजिया भले इस बारे में पूछना छोड़ देती, लेकिन सांवल अब पूछे बिना नहीं रह सकता था। उसका हक था कि अपने माजी को जानता और उसे यकीन था बाबा नवाज उसे सच जरूर बताएगा। सांवल इन्हीं सोचों में गुम था जब अचानक से उसे अपने कंधे पर सरसराहट सी महसूस हुई। सांवल ने बेख्तियार आस्तीन पर हाथ मारते हुए कंधे को झटका और एक मोटी ताजी छिपकली उसके शाने से फिसलती रोशनदान के किनारे से टकराते हुए पेट से नीचे गिरी और बाबे नवाज के साथ चुपचाप लेटी हुई शाजिया ने चौंक कर रोशनदान की तरफ देखा। उसकी नजरें रोशनदान से टकराई और सांवल बेख्तियार पीछे होता हल्का सा लड़खड़ाया और फिर फौरन संभलते हुए दबे कदमों मुंडेर की तरफ लपका। बौखलाहट से उठाए उन कदमों से कच्ची छत पर हल्की सी धमक हुई और सांवल उस धमक से बेपरवाह जल्दी जल्दी बांस की सीढ़ी से नीचे उतरा और तेजी से भागता अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और अपनी फूली सांसें संभालते हुए चोर नजरों से आसपास का जायजा लेने के लिए नजरें घुमाई। उसकी नजरें जानवरों वाले पाड़े से होती
जैसे ही बाबे नवाज के कमरे तक पहुंची, उसका दिमाग सुन्न हो गया। कमरे की खुली खिड़की में खड़ी शाजिया को देखकर सांवल के होश ही उड़ गए। वो खिड़की का एक पट खोले बाहर झांक रही थी। कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया, ये सोचते ही सांवल की फट गई। ये तो पहली चोरी पर ही फांसी वाला मामला हो गया था। अभी तो शुक्र है सांवल ने कमरे की लाइट नहीं जलाई थी, वरना वो उसे लाजमी देख लेती। चंद लम्हों बाद शाजिया ने पीछे हटते हुए खिड़की बंद की और सांवल सुख का सांस लेते दरवाज़ा अंदर से बंद करता सीधा अपनी चारपाई पर आ गिरा। कुछ देर बाद सांवल के ओसान कुछ बहाल हुए तो उसके जहन में पिछले चंद घंटों की यादें लहराईं। फरजाना पुप्पो के साथ गुजारे लम्हे और कमरे में चलते शो का भरपूर नज़ारा उसे चंद घंटों में ही जवान कर गया था। जैसे जलती भट्टी में मकई का दाना तड़ाका मारते अचानक से पॉपकॉर्न बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही पिछले चंद घंटों की हिद्दत ने उसे भी जवान लड़का बना दिया था। उस नशीली धुंध में लेटे सांवल की कब आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। सोते में भी वो फरजाना और शाजिया के ही ख्वाब देख रहा था। जब दरवाजे पर होती ठक ठक ने उसके रंगीले ख्वाबों का बेड़ा गर्क कर दिया। ठक ठक ठक, दरवाजे पर बजती लोहे की कुंडी की आवाज़ सुनते ही सांवल हड़बड़ाते हुए जागा। सांवल, कौन है भाई? सांवल ने गनूदगी भरी आवाज़ में पूछा। बाबा नवाज, दरवाज़ा खोल सांवले। बाबे नवाज की आवाज़ सुनते ही सांवल छलांग लगाता तेजी से दरवाज़ा खोलता बाहर निकला, जहां बाबा नवाज बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रहा था। चंद ही लम्हों बाद बाबा नवाज उसे अपनी बाहों में समेटे उसका मुंह माथा चूमते हालचाल पूछ रहा था। जब सांवल की नज़रें चंद कदम दूर खड़ी शहजा पर पड़ी, वो शीशों वाली सिंधी चादर ओढ़े गहरी नज़रों से दोनों का जज्बाती मिलाप देख रही थी। सांवल की नज़रें उसकी शर्म भरी आंखों से होती सतुआ नाक में सजे देसी कोके से फिसलती गंदासा के नसवारी रंग से भड़कते भरे भरे होंठों तक सरकती गई। शाजिया के देसी नकूश और सांवले चेहरे में अजीब सी मकनातीसी कशिश थी। यही वो लम्हे थे जब शाजिया हल्के से मुस्कुराई। उसकी शफकत भरी मुस्कुराहट देखते ही सांवल के जहन में रात के मंजर घूमे। रोशनदान से छिपकली के गिरते ही शाजिया का चौंक कर रोशनदान की तरफ देखने से लेकर खिड़की से झांकने तक लम्हे याद आते ही सांवल लम्हा भर के लिए बौखला ही गया। शाजिया की शर्मीली चमकती आंखें और मुस्कुराहट, कहीं उन्होंने सांवल को देख तो नहीं लिया था। ये सोचते ही सांवल ने जल्दी से नजरें झुकाई। बाबा नवाज, चल आ, तुझे अपनी घरवाली यानी तेरी अम्मा से मिलवाता हूँ। चल आगे होकर सलाम कर। बाबे नवाज ने उसके बालों को सहलाते हुए शहजा की तरफ इशारा किया। सांवल, अम्मा? सांवल ने बुखलाते लहजे में हड़बड़ाते हुए बाबा नवाज की तरफ देखा और बाबा नवाज लम्हे भर के लिए सटपटा ही गया। उसे अंदाजा हो गया था कि वो नादानस्तगी में सांवल की दुखती रग को छेड़ बैठा है। शाजिया, ना जी, मैं तो अपने सांवल की ताई हूँ। ताई, इधर आ, मेरा बच्चा। अचानक से शाजिया ने चहकते हुए बात संभाली और इससे पहले कि सांवल संभलता, शाजिया ने आगे बढ़कर शफकत भरे अंदाज में अपने साथ लगाते हुए उसके चेहरे को हाथों में लेकर हल्का सा झुकाते हुए उसके माथे को चूमा और सांवल को 1000 वोल्ट का झटका लगा। सांवल कद में शाजिया से तकरीबन इंच भर लंबा था। लकीर का नज़ारा देखते ही सांवल का हलक तक खुश्क हो गया। बाबा नवाज, चलो भाई, अब बस करो, बाकी लाड कुछ देर बाद कर लेना। अभी मुझे और सांवल को बाड़े में जाकर दूध निकालना है। चंद लम्हों बाद बाबे नवाज की आवाज़ सुनाई दी और सांवल ने सुख का सांस लिया। सांवल, हाँ बाबा, आप चलो, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। सांवल ने बोझल आवाज़ में जवाब दिया और जल्दी से पीछे कुछ फासले पर मौजूद नलके की तरफ बढ़ता गया। उसके मुंह हाथ धोकर बाड़े पहुंचने तक बाबा नवाज अपना काम शुरू कर चुका था। उसने एक नज़र दूध निकालते बाबे नवाज की तरफ देखा और खुद करीब खड़ी दूसरी भैंस की तरफ बढ़ता गया। बाबा नवाज, सांवल, तुम जल्दी से हवेली दूध पहुंचाकर वापस आओ। तब तक मैं गवालों वाले दूध का हिसाब किताब खत्म कर लेता हूँ, फिर तीनों मिलकर नाश्ता करेंगे। बाबा नवाज ने दूध वाली आखिरी बाल्टी उठाते हुए उसे मुखातिब किया और सांवल बेसाख्ता चौंका। वो बाबा नवाज को बताना भूल चुका था कि उसकी ड्यूटी बदल चुकी है और उसे दूध पहुंचाकर शुमैला बीबी के साथ शहर जाना है, जहाँ से उसकी वापसी न जाने किस वक्त होती। ये सोचते ही उसने पलटकर बाबे को मुखातिब किया।
सांवल: जी बाबा, लेकिन मुझे तो बड्डी बीबी के साथ शहर जाना है। सांवल ने आहिस्तगी से जवाब दिया,